बात करते हैं रिसर्च रिपोर्ट की। तो एक जो स्टॉक ब्रोकर है वो रिसर्च रिपोर्ट की जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करा सकता है। अब ये जो रिसर्च रिपोर्ट है वो किस चीज़ की होगी? अब मैं एक कंपनी में मैं करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो उसकी रिसर्च है वो कर सकूँ। मतलब जो कंपनी है वो कैसी है और जो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं चाहूँ तो जो स्टॉक ब्रोकर है, ठीक है, मैं उनसे रिसर्च रिपोर्ट की जो सर्विस है वो मैं ले सकता हूँ। तो उस केस में क्या होगा कि जो स्टॉक ब्रोकर है मुझे वो रिसर्च रिपोर्ट देगा। अब अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि हर ब्रोकर रिसर्च रिपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है। जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं आमतौर पे वही आपको रिसर्च रिपोर्ट वो प्रोवाइड करवाते हैं। और साथ साथ अगर कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है तो वो भी आपको प्रोवाइड कराती है अगर आप उनके क्लाइंट हैं तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है, ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है? एक होती है फंडामेंटल रिसर्च, एक होती है स्टॉक रिसर्च, एक होती है डेली, वीकली और फोर्टनाइटली और मंथली न्यूज़लेटर्स, ठीक है, स्पेशल रिपोर्ट्स टू कैटर टू नीड्स ऑफ सम इन्वेस्टर्स और सेक्टर रिपोर्ट्स। क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं सिर्फ उन्हीं के जो रिसर्च रिपोर्ट है बस वो चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसी सर्विसेज भी जो क्लाइंट है वो अपने स्टॉक ब्रोकर से वो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है द बैक ऑफिस मस्ट हैव क्लियर एग्रीमेंट्स विद क्लाइंट्स टू होम पीएमसी इज बीइंग ऑफर्ड। अब बैक ऑफिस आपको अगर नहीं पता तो आप जो चैप्टर 4 है या फिर आप चैप्टर 3 है आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर आइए, क्योंकि फिर आपको ना फिर ये चीज़ें थोड़ी समझ नहीं आएंगी। तो बैक ऑफिस मस्ट हैव क्लियर एग्रीमेंट्स विद क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट के साथ जो बैक ऑफिस है वो क्लियर कट एग्रीमेंट करेगा कि हाँ जो पीएमसी सर्विस है वो किसको ऑफर की जा रही है। द बैक ऑफिस सिस्टम मस्ट हैव प्रोविजन फॉर डिस्टिंग्विशिंग द अकाउंट्स ऑफ सच क्लाइंट्स एंड देयर ट्रांजेक्शन मेड ऑन देयर बिहाफ मस्ट बी क्लियरली ईयर मार्क्ड एज सच। तो जैसे कि हमने बात करा था अभी कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा वो क्या करेगा, वो अपने क्लाइंट को, ये रहा पोर्टफोलियो मैनेजर, ये रहा क्लाइंट, वो साफ क्या करेगा, इनका जो क्लाइंट है वो सेपरेटली वो मेंटेन करेगा और जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो जो क्लाइंट है उसके पास जानी चाहिए। और अब उसे भी मेंटेन करने के हो सकता है कोई फीस वगैरह हो, ठीक है, हो सकता है उसकी कोई फीस वगैरह हो, तो वो भी उनको वो इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ कि ये आपकी ये अकाउंट मेंटेनेंस फीस है, ये भी आपको देनी पड़ेगी। द फीस ऑन सच अकाउंट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड एंड अकाउंटेड फॉर सेपरेटली, ठीक है, यानी कि जो भी उसकी फ़ीस वगैरह जो क्लाइंट है उसको बताना ज़रूरी है और वो सेपरेटली वो मेंटेन होनी चाहिए। अब मेरे कहने का मतलब ये है, देखिए हो सकता है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसके पास और भी क्लाइंट है। अब सिंपल बात है, जो एक क्लाइंट से तो उसका कुछ होने वाला है नहीं ना, तो उसको और भी क्लाइंट की ज़रूरत है। तो हर क्लाइंट का जो अकाउंट है वो अलग अलग मेंटेन होना चाहिए। और साथ ही साथ पोर्टफोलियो मैनेजर को एक कस्टोडियन अपॉइंट करना ज़रूरी है ताकि जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सके। हाउएवर इफ़ द पोर्टफोलियो मैनेजर प्रोवाइड्स ओनली एडवाइजरी सर्विसेज, मान लेते हैं कि एक पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करता है, वो सिर्फ एडवाइस देता है बस, मतलब उसका मेन काम है वो है सिर्फ एडवाइस देना, तो उस केस में उसके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट ध्यान रहे उसको ना सारे के सारे जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ठीक है, और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी है। और उसके लिए जहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है वो 5 साल, मतलब एटलीस्ट 5 साल का तो उसके बाद रिकॉर्ड होना चाहिए। जो हमारा टॉपिक है वो है डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है। द ब्रोकर्स ऑल्सो प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विसेज टू इन्वेस्टर्स अमंगस्ट अदर सर्विसेज। अब डिपॉजिटरी सर्विसेज का मतलब क्या है? डिपॉजिटरी सर्विसेज में क्या होता है कि जो ब्रोकर होते हैं वो आपके बिहाफ पर आपका जो डीमैट अकाउंट है वो ओपन करवाते हैं। होता ये है कि हमारे लिए डीमैट अकाउंट ओपन करवाना ज़रूरी है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे डिपॉजिटरीज हैं इंडिया के, हम उनके पास डायरेक्ट अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाते, हम उन लोगों से पहले कॉन्टेक्ट करते हैं जो कि डीपी सर्विसेज वो करवाते हैं प्रोवाइड। तो जो आजकल ब्रोकर्स हैं वो डीपी सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब ब्रोकर भी हैं, जो बैंक भी है वो भी जो डीपी सर्विस है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हमारा जो डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारे ब्रोकर के थ्रू ही ओपन हो जाता है। बट यहाँ पर
एक इम्पोर्टेंट एक्ट है जो कि फॉलो करना ज़रूरी है। टू प्रोवाइड दीज सर्विसेज द ब्रोकर और द ट्रेडिंग मेंबर हैज़ टू गेट रजिस्टर्ड एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट of a depository as per the SEBI Act 1992 and Depositories Act of 1996। यानी कि डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जो ट्रेडिंग मेंबर है फिर जो ब्रोकर है उनको एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उनको रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और यहाँ पर जो एक्ट फॉलो होता है वो ये रहा हमारा SEBI Act 1992 एंड डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। The relationship between DPs and depositories is governed by an agreement made between the two under Depositories Act. The form of the agreement is specified in the bylaws of the depository. सिंपल अगर ये बोलूँ कि जो DPs हैं और जो डिपॉजिटरीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो उसके लिए आप डिपॉजिटरी एक्ट आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोलूँ तो जो डिपॉजिटरी है वो क्या करती है, वो हमारे जो भी सिक्योरिटीज़ होती है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखती है, ठीक है, बट हम उनके पास डायरेक्ट डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है डिपॉजिटरी जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनकी, क्योंकि उनके थ्रू ही हम अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि जो डीपी होता है वो रजिस्टर्ड होता है डिपॉजिटरी से, ठीक है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिपॉजिटरी सर्विसेज। तो जो स्टॉक ब्रोकर है वो डिपॉजिटरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। हाँ, बट यहाँ पे बस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो उसको फॉलो करने होंगे, और साथ ही साथ उसको डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर्ड होना इसके साथ उसको डिपॉजिटरी और इसके साथ उसको डिपॉजिटरीज के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और यहाँ पर एक हमारा एक्ट है SEBI Act 1992 और एक है डिपॉजिटरी एक्ट 1996। तो उसके तहत उसको रजिस्टर्ड होना होता है एज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, किसके पास, डिपॉजिटरी के पास। भी ये रजिस्टर्ड होते हैं तो जो डिपॉजिटरी होती है और जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन DPs एंड डिपॉजिटरीज इज गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू अंडर डिपॉजिटरीज एक्ट। द फॉर्म ऑफ द एग्रीमेंट इज स्पेसिफाइड इन द बाय लॉज ऑफ द डिपॉजिटरी। यानी कि एग्रीमेंट किस टाइप का होगा, उसमें कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, तो वो जो एक्ट है डिपॉजिटरी एक्ट है उसके अंदर ऑलरेडी दे रखा है, ऑलरेडी उसमें स्पेसिफाई कर रखा है। द डिपॉजिटरीज एक्ट 1986 ए DP इज डिस्क्राइब्ड एज एन एजेंट। मतलब कि जो डिपॉजिटरी होगा, ठीक है, डिपॉजिटरी के पास जो रजिस्टर्ड है DP, वो कौन है, वो एज ए एजेंट काम कर रहा है, वो एज ए एजेंट काम कर रहा है। यानी यहाँ पे उसको कोई सैलरी वगैरह यहाँ पे नहीं मिल रही है, ये ध्यान रहे। तो ये जो हमारा रेगुलेशन है SEBI डिपॉजिट एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018, और जो लॉ बनाया गया है डिपॉजिटरीज के लिए, वो ये बताएगा कि अगर आपको एक DP बनना है कौन से एलिजिबल क्राइटेरिया हैं। ऑन सेटिस्फाइंग द कंडीशन एज लेट डाउन बाय SEBI एंड द डिपॉजिटरी, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज गिवन टू द DP फॉर कमेंसमेंट ऑफ DP रिलेटेड एक्टिविटीज़। यानी जैसे ही SEBI ये सेटिस्फाई कर लेती है कि हाँ कि सारी टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो की जा रही है, तो उसके बाद जैसे ही DP डिपॉजिटरी उसके पास रजिस्टर्ड होगा तो उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और उसके बाद वो अपनी जो DP सर्विसेज है वो प्रोवाइड वो करा सकता है। द मेन एक्टिविटी बीइंग द सेटलमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन बेनिफिशियरी अकाउंट टू अनदर परसुएंट ए ट्रेडिंग एक्टिविटी ऑफ एन इन्वेस्टर। इसमें से जो मेन जो एक्टिविटी होती है DP की, वो क्या होती है कि एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में कैसे सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है। देर आर अदर सर्विसेज ऑल्सो विच ए DP कैन इंगेज इन टू सच एज। मतलब यहाँ पे देखिए मेन काम तो यही हो गया कि एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है, बट इसके अलावा भी और भी सर्विसेज होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्लाइंट है जिसके पास फिजिकल फॉर्म में कुछ सिक्योरिटीज़ हैं, और वो ये चाहता है कि वो जो फिजिकल फॉर्म में जो उसके पास सिक्योरिटीज़ हैं उसको वो डीमोटराइज फॉर्म में अपने डीमेट अकाउंट में रखना चाहता है। तो जो ब्रोकर है, यानी कि ब्रोकर नहीं, यहाँ पे हम बात करते हैं DP की, ठीक है। तो जो DP है वो उसको डीमेटराइज फॉर्म में उसको वो कन्वर्ट कर सकता है। एंड सेकेंड, ट्रांसफ़र एंड रजिस्ट्रेशन। ए ट्रांसफ़र
is the legal change of ownership of a security in the records of the issuer. For effecting a transfer, certain legal steps have been taken. For effecting a transfer, certain legal steps have to be taken, like endorsement, execution of transfer instrument, and payment of stamp duty, which the DP help the investor in. यानी कई बार ऐसा होता है कि एक क्लाइंट चाहता है कि उसकी जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब वो किसी और को दे दी जाए। सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सिक्योरिटीज़ हैं, ठीक है, वो जो मेरा लड़का है, ठीक है, वो मैं उसको कर दूँ ट्रांसफ़र। तो अब वहाँ पे मैं जो ऑनरशिप है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो इसकी भी सर्विस जो एक डीपी है वो प्रोवाइड कराता है। अब उसमें कुछ लीगल स्टेप्स होते हैं तो वो फॉलो करने होते हैं, तो उसके लिए जो डीपी है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस। डीपीज हैंडल कॉर्पोरेट एक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ देयर डिपॉजिटरीज। तो डीपी क्या करता है, जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं वो सारे वो हैंडल करता है ऑन बिहाफ ऑफ देयर डिपॉजिटरीज। अब जो डिपॉजिटरीज हैं वो मैंने आपको बता दिया कि दो हैं, CDSL और NSDL। अगर इसके बारे में आपको और जानना है तो आप चैप्टर 2 की जो वीडियोज़ हैं आप वो देख सकते हैं। In the first case, it merely provides information to the issuer about the persons entitled to the receive corporate benefits. प्रोटेक्शन होता है। तो अब जो कंपनी है उसको ये जानना ज़रूरी है कि उसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा। सपोज दैट मान लेते हैं कि कंपनी डिविडेंड दे रही है अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको, ठीक है, तो अब वो ये जानना चाहती है कि रिकॉर्ड डेट के दिन उनके जो इन्वेस्टर मतलब उनके जो शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, वो कौन कौन थे। तो हो सकता है इसकी सर्विस जो डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स है वो करवाए, बट हर केसेस में नहीं होता ये, देखिए हो और सेकंड केस ये आता है कि कई बार ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट एक्शंस में जो सिक्योरिटीज़ है वो दी जाती हैं जो शेयर होल्डर्स थे वो उनको, ठीक है, जैसे बोनस इशू हो गया, राइट इशू हो गया। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे जो पैसा वो तो दिया नहीं जा रहा, वहाँ पे जो लेन देन हो रहा है किसका हो रहा है, वो सिक्योरिटीज़ का हो रहा है। तो उस केस में फिर जो डिपॉजिट पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, फिर उनको इन्वॉल्व होना पड़ता है। करते हैं मार्जिन ट्रेडिंग की। देखिए मार्जिन के बारे में हमने चैप्टर 4 में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आप चाहें तो वो वीडियो आप वो दोबारा देख सकते हैं। बताया गया है कि जो ब्रोकर जिनकी नेटवर्थ करीब 3 करोड़ रुपए है, सिर्फ वही एलिजिबल हैं मार्जिन प्रोवाइड कराने के लिए अपने क्लाइंट को। और वहाँ पर भी ना देखिए, जब भी जो ब्रोकर है जब वो मार्जिन देगा अपने क्लाइंट को, तो उससे पहले ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि साइन होते हैं। बट यूजुअली होता है कि देखिए जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि हाँ कि कोई भी अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो मार्जिन के लिए आपको क्या तो ब्रोकर वो फ़ोन करेगा और बोलेगा सर आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको उस पर साइन करना है। देखो ऐसा नहीं होता। तो वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा देते हैं तो फॉर्म में ही सारी चीज़ें डिस्क्लोज होती हैं, तो वो आपको ठीक से पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद तो इसीलिए क्या आता है, हमें यूजुअली जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसा कोई मतलब कॉल या फिर मैसेज वगैरह नहीं आता कि हाँ कि सर आपको अगर आपको मार्जिन चाहिए तो आपको ये सारे जो फॉर्म है वो भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और स्पेसिफाई की गई है, जो क्लाइंट है ये जो फैसिलिटी है मार्जिन की, वो एक टाइम पर एक ब्रोकर से ज़्यादा किसी और से वो नहीं ले सकता है। और बुक में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक ब्रोकर से ज़्यादा ये जो फैसिलिटी है मार्जिन की जो फैसिलिटी है वो हमें नहीं मिल सकती। मतलब सपोज दैट मान लेते हैं कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे 2 डीमैट अकाउंट हैं, मान लेते हैं एक ज़रोधा में और एक शेर खान में, ठीक है। तो अब अगर ज़रोधा में भी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में अगर 50,000 रुपये हैं और उसमें 1 लाख रुपए है, तो सिंपल सी बात है मुझे मिल जाएगा ना मार्जिन, है ना। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी समझ नहीं है कि इन्होंने ऐसा क्यों लिख रखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको मार्जिन नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमको एक लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जो कि एलिजिबल है मार्जिन ट्रेडिंग के लिए, यानी कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जिनके बदले में हम मार्जिन देकर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसमें इन्होंने नाम स्पेसिफाई नहीं कर रखे हैं, बट इन्होंने बना रखी कैटेगरी ग्रुप ए और ग्रुप 2। तो पहला जो ग्रुप है वो ये है, ग्रुप 1 स्टॉक्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग
इन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट। और यहाँ पर जो एप्लीकेबल जो मार्जिन होगा वो होगा हमारा VR प्लस 3 टाइम्स ऑफ एप्लीकेबल एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो इन दोनों का ऐड करके मार्जिन हमारा कैलकुलेट होगा। मार्जिन के बारे में हमने चैप्टर 4 में डिटेल में हमने डिस्कस करा है, तो वो वीडियोज़ अगर आप देख सकते हैं। और ग्रुप फर्स्ट स्टॉक्स अदर देन फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक, यानी कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है, तो उस केस में VR मार्जिन प्लस 5 टाइम्स ऑफ एप्लीकेबल एक्सट्रीम लॉस मार्जिन, तो उसको ऐड करके यहाँ पे हमारा एप्लीकेबल मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। तो बस यही आपको बस इतना ही याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। लिक्विडेशन ऑफ सिक्योरिटीज बाय द स्टॉक ब्रोकर इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द क्लाइंट। एक क्लाइंट डिफॉल्ट कर देता है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सिक्योरिटीज़ को कब हम सेल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिनेरियो लेते हैं। ये हूँ मैं, और मैंने 1 लाख रुपए के मेरे शेयर बाय करे थे इंटरडे पे। मुझे मार्जिन दे गया था, मतलब मैंने मार्जिन दिया था 20,000 रुपये। ठीक है। अब हुआ ये कि मुझे ना लॉस हो गया। तो वो लॉस कितना था, मतलब मेरे पास 20,000 रुपये अवेलेबल थे, वो हो गए 15,000 रुपये। अब जो ब्रोकर था उसने बोला था कि सर कि मार्जिन कम से कम 20,000 रुपये आपके अकाउंट में होना चाहिए, बट वो तो मेरा लॉस होता गया, ठीक है ना। अब वो धीरे धीरे वो आ गया 15,000 रुपये। तो जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, वो जो सिक्योरिटीज़ उनको सेल कर देगा, ठीक है, बेच देगा, और उसके बाद जो भी अपने चार्जेस हैं, ठीक है, मतलब जो भी उसका लॉस हुआ है उसको वो कर लेगा रिकवर, और बाकी पैसा मुझे दे देगा। ठीक है। तो बट ये कब हो सकता है और वो कैसे कर सकता है, तो उसके लिए ना जब भी हम डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम होता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट। तो वो हमें पढ़ना ज़रूरी है कि किन किन केसेस में वो हमारी सिक्योरिटीज़ को बेच सकता है, मतलब उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, कैश में, प्योर कैश में। बट इसके अलावा अगर कोई केस है तो उस केस में जो ब्रोकर है वो हमारे सिक्योरिटीज़ को कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकता, मतलब उसको लिक्विड एसेट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। और इसके अलावा अगर कोई केस है तो उस केस में जो ब्रोकर है वो हमारी एसेट्स को वो लिक्विड फॉर्म में, यानी कि कैश में, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता। अब लिक्विड में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि उसको बेच देना। टॉपिक है सोर्स ऑफ फंड्स। स्टॉक ब्रोकर्स में बोरो फंड्स बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ CP। अब यहाँ पे CP का मतलब क्या है, तो यहाँ CP का मतलब है कमर्शियल पेपर। स्टॉक ब्रोकर है वो फंड रेज कर सकता है कमर्शियल पेपर इशू करके, एंड बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम देयर प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स। और वो अपने प्रमोटर या फिर जो डायरेक्टर्स हैं उनसे अनसिक्योर्ड लोन ले सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखिए अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है कि ऐसा लोन जो कि सेफ़ नहीं है। सेफ मतलब समझिए ऐसे कि एग्जांपल की मदद समझते हैं। एक कंपनी है, मान लेते हैं ABC लिमिटेड, और इस कंपनी ने लोन लिया, इस कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, और जिन लोगों से लोन लिया उनसे कहा कि इन केस मान लेते हैं कि अगर कंपनी अगर बंद हो जाती है तो एक हमारी बिल्डिंग है, एक हमारे पास बिल्डिंग है, ठीक है, वो आपके इस लोन के अगेंस्ट में हमने रखा हुआ है। तो मेरे कहने मतलब क्या है कि अगर कंपनी बंद हो गई तो जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेच के पहले ये 1 लाख रुपए पे किए जाएंगे, तो इसे बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। और अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है कि कुछ भी गिरवी नहीं होता, मतलब गिरवी नहीं, मतलब वहाँ पर सिर्फ ट्रस्ट होता है, बस विश्वास। 1 लाख रुपए किसी से लिए और उनसे बोला ठीक है हम पे कर देंगे। तो अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लोन में डिफरेंस ये होता है कि सिक्योर्ड लोन में ना इंटरेस्ट रेट आपको कम मिलता है, और अनसिक्योर्ड में इंटरेस्ट रेट आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क आपका ज़्यादा है। क्योंकि अगर कंपनी अगर बंद हो गई तो सबसे पहले जो अमाउंट पे किया जाएगा जो सिक्योर्ड लोन वाले हैं उनको, और फिर अगर पैसा अगर बच जाता है तो फिर अनसिक्योर्ड वालों को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात हो रही है, उसी चीज़ की। तो जो स्टॉक ब्रोकर है वो चाहे तो अनसिक्योर्ड लोन ले सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड।
द बोरोइंग of way of issuance of CPs shall be subject to compliance and appropriate RBI guidelines। यानी कि अगर स्टॉक ब्रोकर कमर्शियल पेपर का यूज़ करके अगर वो मनी उधार ले रहा है तो उस केस में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो उनको फॉलो करनी होंगी और उसमें कुछ गाइडलाइंस होंगी सेबी की, तो वो भी उनको फॉलो करनी होंगी। द बोरोइंग बाय वे ऑफ अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम प्रोप्राइटर्स एंड डायरेक्टर्स shall be subject to appropriate provisions act। यानी जो भी अनसिक्योर्ड लोन लॉन्ग टर्म लोन लिया जाएगा किससे, प्रमोटर से या फिर डायरेक्टर से, तो उस केस में जो कंपनीज एक्ट है उसके प्रोविजंस फॉलो किए जाएंगे। यानी नॉर्मल लेकिन बोला जाए तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे किसके, कंपनीज एक्ट। द ब्रोकर shall not use the funds for any client for providing the margin trading facility to another client even if the same is authorized by the first client। अब कई बार ऐसा होता है कि एक क्लाइंट है, एक उसका ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है 1,00,000 रुपये, ठीक है, मतलब उसके ट्रेडिंग अकाउंट में 1,00,000 रुपये पड़ा हुआ है। तो जो ब्रोकर होते हैं ना, कई बार उस पैसे का यूज़ करके वो किसी और क्लाइंट को वो मार्जिन दिलवा देते हैं और कई बार वो उस फंड का यूज़ करके वो खुद भी वो ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मना कर रखी है। ए स्टॉक ब्रोकर शैल नॉट बी परमिटेड टू बोरो फंड्स फ्रॉम एनी अदर सोर्स एक्सेप्ट द सोर्सेज स्टेटेड इन सेबी सर्कुलर। और जो स्टॉक ब्रोकर है किसी और जगह से वो पैसा उधार नहीं ले सकता है, सिर्फ उन सोर्सेज को छोड़ के जो सेबी ने स्पेसिफाई कर रखी है अपने सर्कुलर में।